हेलो एमटीएस एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है साहिल और मेरा सिलेक्शन एसएससी एमटीएस 2024 में हुआ है और मुझे लॉट किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पुणे डिवीजन। और ये वीडियो होने वाली है सेक्शनल मॉक टेस्ट एनालिसिस वीडियो ऑफ इंग्लिश। बेसिकली इंग्लिश का जो मॉक टेस्ट हुआ था अपने डेली टारगेट ग्रुप पे इस लास्ट संडे को, उसका ये एनालिसिस वीडियो है। तो बिना किसी देरी के इंग्लिश के सेक्शनल मॉक टेस्ट के एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है सिनोनिम हमें बताना है। जो ये अंडरलाइन वर्ड है डेट्रीमेंटल, तो अगर आपको डायरेक्ट वर्ड में नहीं याद है तो ये तो आराम से हो जाएगा कि डेट्रीमेंटल का जो मतलब होता है मतलब कोई बहुत नुकसानदायक या बहुत ज़्यादा खतरनाक ऐसा वर्ड है ये, यानी डैमेजिंग, डेंजरस ऐसा वर्ड। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जा सकता है द डेट्रीमेंटल एटीट्यूड कैन बी क्योर्ड ओनली विथ कॉर्डियल अप्रोच। जो खतरनाक सा आप तुम्हारा एटीट्यूड है वो सिर्फ एक प्रेम भाव से ही ठीक किया जा सकता है, तो डैमेजिंग होगा। अनमाइंडफुल होता है केयरलेस, मतलब किसी चीज़ पे थोड़ा कम ध्यान दे, उतना ज़्यादा केयरफुल ना हो, अवेयर ना हो। कोऑपरेटिव और सोशल का मतलब तो सभी को ही पता है, सामाजिक और कोऑपरेटिव मतलब जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। अगला क्वेश्चन वर्ड मीनिंग में ही होता है वो कैब में, अगर आपको याद है तो कर लोगे, नहीं याद है तो दिक्कत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, टुडेज वेदर इज़ वेरी प्लीजेंट सेड माया। तो यहाँ पे तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, एक्चुअली वर्ड की सही स्पेलिंग आपको ढूंढनी है। तो आज का वेदर बहुत प्लेजेंट है, तो वेदर क्या ये वाला वेदर नहीं होगा, ये वाला वेदर होगा, मौसम वाला, WEATHER वेदर। अगला क्वेश्चन, वो यही एंटोनिम बताना है हमें अंडरलाइन वर्ड का। अच्छा, ये इस फॉर्मेट में मैंने इस बार क्यों आपसे वो क्या पूछा, क्योंकि एग्ज़ाम में ना ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछ लेते एंटोनिम ऑफ जेंटल, कभी कभी पूछते हैं, ज़्यादातर वो ना ऐसे सेंटेंस में देकर पूछते हैं। तो इसलिए जेंटल का एंटोनिम अब इसमें ना सिंपली आप कर सकते हो। देखो जेंटल होता है मंद, एकदम काम शांत, तो उल्टा बताना है तो वायलेंट हो जाएगा एकदम। सही आंसर यही है। मॉडेस्ट और सॉफ्ट ये दोनों जेंटल के सिनोनिम हैं। जबकि गार्निश्ड का मतलब होता है इम्बेलिश्ड, सजाना, किसी चीज़ को इम्बेलिश करना या डेकोरेट करना, ये होता है गार्निश का मतलब। अरे हम बोलते नहीं है गार्निश द केक, केक के ऊपर ऐसे छिड़क दो कुछ ऐसे सजाने वाला चीज़, तो वही होता है वर्ड गार्निश। अगला क्वेश्चन, फॉरगेट देयर पास्ट क्वेरल। तो इसका इडियम बताना है, मतलब अपनी बीती बातों पे मिट्टी डालो मतलब बीती, हम बोलते नहीं बीती बातें भूल जाओ, तो उसका जो इडियम होता है वो होता है बरी द हैचेट। कट टू द क्विक का मतलब क्या होता है, कोई जैसे कुछ बोल रहा है और आप उसकी बात काट के उसको डिसअपॉइंट कर दो, निराश कर दो, ये होता है। बाकी कैच अ टार्टर का मतलब कोई आपका एकदम खतरनाक दुश्मन या कोई विपत्ति आपके सामने आने वाली हो, उस विपत्ति को टाला ना जा सके, ऐसा कोई खतरनाक सी सिचुएशन आपके सामने आने वाली हो, डेंजरस सिचुएशन, अ डेंजरस सिचुएशन टू रेकन, कोई खतरनाक चीज़ आने वाली है। एंड डू अ गुड टर्न मतलब अपनी तरफ से अच्छा करना या अपना बेस्ट देना, कि कहीं भी अच्छे एफर्ट अपने डालना, यही होता है डू अ गुड टर्न का मतलब। तो हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। अरे क्या हो गया आज, हाँ। तो मीता, यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है, मीता इज स्मार्ट देन मेनी अदर किड इन द स्कूल, देन कंपेरेटिव डिग्री है, तो स्मार्ट नहीं होगा, इसका कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगा स्मार्टर, ये वाला। अगला क्वेश्चन, सिलीगुड़ी हैज़ जॉइंड द नेशन टू सेलिब्रेट द गोल्डन जुबली ऑफ द फर्स्ट कंक्वेस्ट ऑफ माउंट एवरेस्ट बाई एन इंडियन। अब हम देखते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी एक जगह का नाम है, तो सिलीगुड़ी ने ज्वाइन किया है जो सेलिब्रेशन है, हैड ज्वाइन द नेशन, नेशन को ज्वाइन किया है। किस लिए ज्वाइन किया है नेशन को, इसलिए ज्वाइन किया है नेशन को कि मतलब किस लिए ज्वाइन किया है, तो टू सेलिब्रेट द गोल्डन जुबली ऑफ द फर्स्ट कंक्वेस्ट ऑफ माउंट एवरेस्ट बाय एन इंडियन, यानी माउंट एवरेस्ट पे जब किसी इंडियन ने चढ़ाई की होगी किसी ज़माने में, तो उसकी गोल्डन जुबली आने वाली है, तो उस गोल्डन जुबली को सेलिब्रेट करने के लिए सिलीगुड़ी, जो कि एक जगह का नाम है, उसने ज्वाइन किया है देश को। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, देखो सिलीगुड़ी सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए हैज लगा है ज्वाइंड वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है। द नेशन, नेशन को ज्वाइन किया है, किस लिए, टू सेलिब्रेट, इन्फिनेटिव है, 2+V1, ये भी सही है। द गोल्डन जुबली ऑफ द फर्स्ट कंक्वेस्ट ऑफ माउंट एवरेस्ट, तो ये बिल्कुल सही है, नो एरर है, नो इम्प्रूवमेंट एक्चुअली। अब देखो ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हैज ज्वाइंड डायरेक्ट, अच्छा नहीं, ये नहीं इम्प्रूव होगा, ये इम्प्रूवमेंट का हिस्सा नहीं है।
ये इम्प्रूवमेंट का हिस्सा नहीं है, इम्प्रूवमेंट का हिस्सा सिर्फ यही है। फिर से इसे मार्क कर देता हूँ, तब हम देखते हैं कि ऑप्शन गलत क्यों है। हाँ, जॉइंड द नेशनल सेलिब्रेशन, सिलीगुड़ी हैड जॉइंड द नेशनल सेलिब्रेशन द गोल्डन जुबली। ये सेंटेंस इसके साथ मैचअप ही नहीं कर रहा है। सिलीगुड़ी जॉइंस द सेलिब्रेटरी नेशन, बिल्कुल ये तो गलत ही है। सिलीगुड़ी हैज़ जॉइनिंग तो होगा ही नहीं, और हैज़ जॉइंस नहीं होगा, हैज़ जॉइंड हो सकता था ये, लेकिन हैज़ जॉइंड द नेशनल सेलिब्रेशन ऑफ द गोल्डन जुबली यहाँ होना चाहिए था, द गोल्डन जुबली तब नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसे हम सेंटेंस को फिट करके भी एक बार देख सकते हैं कि सही है या नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द बिलीनियर नोज हाउ टू मेक मनी, हम जो वैसे बोलते हैं कि उसको पैसे बनाने आते हैं, यानी वो बहुत अंधा पैसा कमाता है। तो बिलीनियर जो अमीर लोग होते हैं उनको पता होता है कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं। द बिलीनियर नोज हाउ टू मेक मनी, फॉर्म डेवलप ये सब नहीं होगा, हाउ टू मेक मनी, कैसे बनाए जाते हैं पैसे, कैसे छापे जाते हैं पैसे। अब यहाँ पे एक फ्रेजल एरर है। इन अकॉर्डिंग्स टू द फैक्चुअल डेटा सम सीरियस मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द लॉस। तो देखो इन अकॉर्डेंस का फिक्स है, ये इन अकॉर्डेंस जो है इन अकॉर्डेंस विद हमेशा होता है, क्योंकि ये फ्रेज है और फ्रेज अपने साथ सब कुछ फिक्स रखते हैं। तो इन अकॉर्डेंस विद होता है, टू नहीं होता। तो इन अकॉर्डेंस विद यानी फैक्चुअल डेटा के अनुसार, सीरियस मेजर्स यानी बहुत ज़रूरी कदम जो लॉस हुआ है उसके लिए उठाए जाने चाहिए। तो इन अकॉर्डेंस विथ द फैक्चुअल डेटा सीरियस मेजर आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द लॉस। तो इन अकॉर्डेंस विथ होगा, मैंने बता दिया, ये फिक्स होता है। अच्छा, जो भी समझ में ना है उसको कॉपी में नोट कर लिया करो, मतलब जो भी कुछ नया लगे, सॉरी समझ में तो आएगा ही, जो कुछ नया लगे वो कॉपी में नोट कर लो। इन अकॉर्डेंस विद। अगला क्वेश्चन, ही नीड्स टू एज हिज एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग, एग्ज़ाम आ रहा है तो उसको क्या करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। तो उसका लिए जो ये इडियम होता है वो होता है हिट द बुक। हिट द बुक मतलब पढ़ाई करो, हिट द सैक मतलब सो जाओ, सो जाओ। और बरी हिमसेल्फ इन मतलब एकदम डीप, बरी हिमसेल्फ मतलब अपने आप को उस चीज़ में ढाल लेना। बरी हिमसेल्फ इन मतलब किसी डीप थिंकिंग में चले जाना, किसी टॉपिक से रिलेटेड, या बहुत ज़्यादा एकदम पढ़ाई में घुस जाना, वो ऐसा भी कह सकते हो, मतलब किसी डीप थिंकिंग में चले जाना। अब वो कुछ भी हो सकता है। लर्न द रोप मतलब जैसे आप किसी नए बिजनेस में गए हो, तो आपको उस बिजनेस से रिलेटेड, मतलब आप कोई नया काम मान लो करने जा रहे हो, जैसे आप एमटीएस में सिलेक्ट हो जाते हो, ओ प्लीज़ ये जो आसपास की नॉइज़ है इसे इग्नोर करना, इधर थोड़ी सी नॉइज़ रहती है। तो हाँ, लर्न द रोप का मतलब अभी मैं समझा रहा हूँ, जैसे आप एमटीएस बन जा रहे हो और आप मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चले गए, तो वहाँ पे अचानक से आपको लगेगा ये तो बहुत अलग अलग काम यहाँ पे करा रहे हैं, तो आप उस काम को सीखेंगे ना। तो उसी को कहते हैं कि किसी नई जगह पे जो काम होता है, जो तरीके होते हैं, उसे सीखने को ही कहते हैं लर्न द रोप। ये ईडीएम मीनिंग होता है किसी नए काम को सीखना, उसमें महारत हासिल करना। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सिमेट्री, इसकी स्पेलिंग होती है CEMETRY। मैंने बोला था ना, वर्ड पढ़ो सीधे, जो स्पेलिंग याद है आपको वो लिखो, ये होता है सिमेट्री। सिमेट्री वही होता है मुर्दाघर, कब्रगाह नहीं, मुर्दाघर नहीं होगा, कब्र जहाँ पे मतलब ऐसे लाशें दफनाई जाती हैं। और एकोमोडेट मतलब होता है अडोब, यानी किसी के रहने का स्थान। लिविंग जहाँ पे लोग रहते हैं। कैलेंडर की स्पेलिंग गलत है। अच्छा, एकोमोडेट की स्पेलिंग भी सही है, ACCOMMODATE ये होती है, याद रखना, इसकी स्पेलिंग आती रहती है। कैलेंडर की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि कैलेंडर की ये स्पेलिंग होता है, DER नहीं होता, DAR होता है। कन्फ्यूजिंग है बट याद रखना, कैलेंडर की स्पेलिंग भी कभी कभी हमसे मिस हो जाती है। और कंसाइंस का इस मतलब होता है CONSCIENC। कंसाइंस मतलब अपना सद्बुद्धि लगाना, अपने दिमाग से अच्छा बुरा पता करना। अगला क्वेश्चन, अ गीता इज कंसिडर्ड टू बी अ डायलॉग बिटवीन द पांडवा प्रिंस अर्जुना एंड लॉर्ड कृष्णा। सिंपल सा आर्टिकल एरर है भाई, याद रखो, जो भी हॉली बुक्स हैं, हॉली रिलीजियस बुक्स, उनके साथ आर्टिकल द लगता है, क्योंकि ये खास किताबें हैं, ऐसे कोई आम किताबें नहीं हैं। द गीता, द कुरान, द बाइबिल, ये सब इम्पॉर्टेंट है, तो इनके साथ रूल है कि आर्टिकल का द लगता है, द हॉली बुक कोई भी हो। बस तो ये याद रखना, भूलना मत अगली बार से। द गीता इज कंसिडर्ड टू बी अ डायलॉग बिटवीन पांडव प्रिंस अर्जुना एंड लॉर्ड कृष्णा। अगला क्वेश्चन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड मैंने बोला था, सबसे पहले वर्ड पढ़ो, उनकी स्पेलिंग खुद से लिखो। NEUTRAL न्यूट्रल सही है।
MOTIVATE, मोटिवेट, स्पेलिंग यही गलत है। अच्छा ये भी पढ़ लो, इनकरेक्ट ढूंढना है या करेक्ट, वरना पता चले करेक्ट की जगह पे इनकरेक्ट ढूंढा है। म्यूचुअल की स्पेलिंग सही है, नॉस्टैल्जिया की भी स्पेलिंग सही है। अगला क्वेश्चन, इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ लेडी स्ट्रेनली एज एन ऑर्डिनरी मदर। तो ऑर्डिनरी का सिनोनिम क्या होगा? तो ऑर्डिनरी मतलब सामान्य सी, वैसे ही होता है यूजुअल, सामान्य सी। अच्छा इसका एंटोनिम होता है स्ट्रेंज, थोड़ा विचित्र सा। ब्लेस मतलब वही ब्लेसिंग हो, आशीर्वाद हो। अनलकी मतलब अभागा। आफ्टर, अब देखो यहाँ पे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में नोटिस करो, आफ्टर सी विल गेट हर डिग्री सी मूव टू जर्मनी। जब उसको उसकी डिग्री मिल जाएगी तब वो जर्मनी मूव कर जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो पास्ट टेंस मेंटेन किया गया है और हमें करेक्शन यहाँ करना है। तो अगर सेंटेंस में एक हिस्सा पास्ट टेंस में है तो दूसरा हिस्सा भी पास्ट में ही होना चाहिए। यहाँ पे फ्यूचर है, ये गलत है। तो यहाँ अगर पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट होना चाहिए। तो आफ्टर सी गॉट हर डिग्री हुआ, गेट नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट हो जाएगा। और वैसे भी सी गेट नहीं, सी गेट्स होगा क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है। और आफ्टर सी गेट्स हर डिग्री नहीं, क्योंकि यहाँ पास्ट मेंटेन किया गया, तो इधर भी पास्ट ही रहेगा। जब उसको डिग्री मिल गई तो वो जर्मनी मूव कर गई, सिंपल। आफ्टर सी गॉट हर डिग्री सी मूव्ड टू जर्मनी। अगला क्वेश्चन, वन हु ब्रिंग अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन इन कोर्ट। रिपीटेड है ये, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद रखना। वन हु ब्रिंग अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन इन कोर्ट, प्लेंटिफ। न्यूमिस्मेटिक का मतलब कलेक्टर ऑफ कॉइन, जो सिक्के को कलेक्ट करता हो, कलेक्टर ऑफ कॉइन। सैंक्टिमोनियस मतलब, सैंक्टिमोनियस का जो मतलब होता है शायद मैं ही भूल गया सैंक्टिमोनियस का मतलब। तो हाँ मैं इसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। मैं भूल गया हूँ, सैंक्टिमोनियस मेरे दिमाग से उतर गया है, तो मैं इसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। प्रैग्मेटिस्ट का मतलब होता है जो सिर्फ थ्योरी पे ज़्यादा बिलीव ना करे, जिसको प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, मतलब चीज़ों को प्रैक्टिकली करके सीखता हो, तो वही होता है प्रैक्टिकल। इसको मैं पिन कर दूंगा, सॉरी मैं भूल गया। अगला क्वेश्चन, इट इज़ हाई टाइम दैट इंडिया डिड समथिंग अबाउट द पॉपुलेशन प्रॉब्लम। तो देखो पहली बात तो ये ईडियम है तो इसका मतलब याद ही रहना चाहिए, सोचना नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें, ये बहुत ही हाई टाइम है कि इंडिया को अपने पॉपुलेशन प्रॉब्लम के बारे में कुछ करना चाहिए। अब आप ही सोचो, इंडिया का पॉपुलेशन प्रॉब्लम क्या आज से है? नहीं, ये तो बहुत लंबे टाइम से है हमारा पॉपुलेशन प्रॉब्लम, और ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है प्रॉब्लम। यानी हम जो कदम उठा रहे हैं, हम उस कदम को उठाने में ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाले प्रॉब्लम, मतलब पॉपुलेशन प्रॉब्लम का जो के अगेंस्ट जो हमें कदम उठाना था, हम उसमें ऑलरेडी लेट हो चुके हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो हाई टाइम का मतलब होगा यहाँ पे ऑलरेडी लेट, नहीं ना कि अप्रोप्रिएट टाइम। कुछ लोगों ने ये लगाया, नहीं होगा, ऑलरेडी लेट होगा। अगला क्वेश्चन, अ रेकरेंट कंपल्सिव अर्ज टू स्टील, यानी चोरी करने की बहुत ज़्यादा इच्छा, क्लेप्टोमेनियक। निमोनिया तो एक बीमारी होती है। इंसोम्निया होती है स्लीपिंग डिसऑर्डर, बेसिकली आपको नींद ना आए, स्लीपलेस नाइट्स। और निम्फोमेनिया गूगल पे सर्च कर लेना इसका। हटाओ इसको, अगला ध्यान देते हैं। आई कुड, हाँ आई कुड द रीजन फॉर बीइंग। तो देखो आई कुड बार्ड फॉर द रीजन फॉर बीइंग बार्ड। देखो इसमें अगर आप फिल एक एक करके देख लोगे ऑप्शन तो आपको खुद ही समझ में आएगा। आई कुड फाइंड द रीजन फॉर बीइंग फाइंड, आई कुड फाइंड मुझे पता चल जाएगा या पता कर लूँगा, द रीजन फॉर बीइंग फाइंड, देखो ये होगा, मैं पता कर लूँगा क्या, वो कारण जिसकी वजह से मुझे फ़ाइन किया गया, यानी मुझसे फ़ाइन लिया गया, चालान काटा गया। बेसिकली अगर ऐसे कह दो कि मैं चालान काटने का रीज़न पता कर लूँगा, तो आई कुड फाइंड द रीज़न फॉर बीइंग फाइंड। अगला क्वेश्चन, बाई नेक्स्ट दिसंबर, यानी अगले दिसंबर तक, वी विल हैव लिविंग इन द सिटी फॉर 8 ईयर्स। देखो वी विल हैव लिविंग कभी नहीं होगा क्योंकि वी विल हैव ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट, तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, यानी लिव्ड होगा, नहीं लिव्ड नहीं होगा यहाँ पे। एक्चुअली में बाई नेक्स्ट दिसंबर इन द सिटी फॉर 8 ईयर, तो ये एक्चुअली सीन्स फॉर वाला केस है, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी वी विल हैव लिविंग सही है, यहाँ पे एक बीन ऐड हो जाता है, याद होगा अगर आपको टेंस में। वी विल हैव बीन लिविंग इन द सिटी फॉर 28 ईयर, यानी एरर यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन,
अभी मैंने बताया नहीं था, इन अकॉर्डेंस विथ होता है, तो इसको याद रखना। इट इज इसेंशियल दैट यू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक्ट इन अकॉर्डेंस यानी किसी रूल और रेगुलेशन के अनुसार काम करना, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना। तो फॉलो करना, उसके अनुसार काम करना, इसका सिमिलर जो वर्ड होता है वो होता है ओबे। कंप्लाई भी होता है, फुलफिल और ऑब्जर्व नहीं होता। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ गया। अब देखो ओबे, ओबे क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ विद लगा है, हम इतना ही चेंज करेंगे। तो अगर हम ओबे विद कर दें तो ये ग्रामेटिकली नहीं सही है, एक्चुअली में कंप्लाई ही लगता है। अभी मैं बताता हूँ क्यों। देखो इन अकॉर्डेंस विद का जो मतलब होता है, इन अकॉर्डेंस विद मतलब किसी चीज़ को फॉलो करना, उसके अनुसार काम करना। सेम मतलब होता है कंप्लाई विद का, कंप्लाई के साथ भी विद लगता है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, लिख लेना। कुछ ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। और होता है अबाइड बाई, अबाइड बाई इसका भी मतलब होता है ओबे करना, फॉलो करना रूल्स किसी और किसी चीज़ को। तो ये तीनों लिख लेना कॉपी में, तीनों का एक ही मतलब होता है ओबे करना। तो यहाँ पे एक्चुअली सही आंसर होगा कंप्लाई विद की वजह से कंप्लाई होगा। अगला क्वेश्चन, अब हम आ गए हैं अपने क्लोज टेस्ट पे। ओके, तो क्लोज टेस्ट पे हम आ गए हैं, तो क्लोज टेस्ट के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैंने क्या बोला था, क्लोज टेस्ट हम पूरा पढ़ लेंगे एक बार में। तो हाँ, क्रेडिट कार्ड ओरिजिनेटेड इन द 1920s इन द यूएस विथ यूरोपियन रेफरेंसेस डेटिंग बैक टू 1890, यानी क्रेडिट कार्ड का जन्म हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ बात की गई है। जॉन बिगिंस, ओके पहला नाम आया। द फर्स्ट बैंक इशूड क्रेडिट कार्ड इन्वेंटेड द चार्ज इट प्रोग्राम इन 1946, बैंक कस्टमर एंड लोकल मर्चेंट। इन 1950 डाइनर्स क्लब इंट्रोड्यूस दियर, ओके डाइनर्स क्लब की एंट्री हो गई। दियर कार्ड, क्रेडिट कार्ड इन द यूएस, कस्टमर टू पे रेस्टोरेंट बिल विदाउट कैश, अमेरिका एक्सप्रेस their first credit card in 1958, while the Bank of America introduced the Bank America card, now Visa, in 1958. Visa, now known as Visa International Service Association, is accepted in over 150 countries, making it one of the most credit cards available. आ जाओ इसके हम आंसर्स पे चलते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड ओरिजिनेट इन 1920 इन यूएस में शुरू हुआ था विथ यूरोपियन रेफरेंस डेटिंग बैक इन 1980-90, यानी एक्चुअली में यूरोप देशों में मतलब इससे पहले ही 1890 में ही क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हो गई थी। जॉन बिगिंस ऑफ द फर्स्ट बैंक इशूड क्रेडिट कार्ड इन्वेंटेड इट द चार्ज इट प्रोग्राम। तो जॉन बिगिंस ने इसकी शुरुआत की थी अमेरिका में क्रेडिट कार्ड की, यानी जॉन बिगिन ने क्रेडिट कार्ड को डिस्कवर किया था। देखो डिस्कवर उसको किया जाता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो, बस हम उसका पता लगा दें। जैसे हाइड्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में पहले से था, लेकिन उसको कोई ऐसा इन्वेंट नहीं किया कि हाइड्रोजन बना दिए नया, उसको बस डिस्कवर किए थे। किसने किया था, कमेंट सेक्शन में बताओ, हाइड्रोजन किसने डिस्कवर किया था, क्वेश्चन आता है कभी कभी। और अगला, प्रोड्यूस किए थे, नहीं इन्वेंट किए थे। क्रेडिट कार्ड एक मशीन है, काइंडा मशीन ही है, तो उसको इन्वेंट किया था किसने, जॉन बिगिंस ने। अगला क्वेश्चन, जो इन्वेंटर ऑफ द फर्स्ट बैंक इशूड क्रेडिट कार्ड इन्वेंटेड द चार्ज इट प्रोग्राम, देखो यहाँ इन्वेंटेड लिखा है इसलिए यहाँ इन्वेंटर होगा। इन 1946 में उन्होंने इन्वेंट किया था। बैंक कस्टमर किस लिए, बैंक कस्टमर को लोकल मर्चेंट से मिलाने के लिए, यानी बैंक के कस्टमर को लोकल मर्चेंट से मिलाने के लिए, मिलाना के शब्द यानी कनेक्ट करने के लिए। भर भर के एक एक वर्ड भी चेक कर लो। अनटेंगलिंग द बैंक कस्टमर एंड लोकल मर्चेंट, नहीं स्मैश करने के लिए, नहीं स्प्लिट करने के लिए, नहीं मिलाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन, इन 1950 डाइनर्स क्लब इंट्रोड्यूस दियर क्रेडिट कार्ड इन द यूएस, ओके उन्होंने डाइनर्स क्लब ने अब एंट्री मार दी क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में। कस्टमर टू पे रेस्टोरेंट बिल विदाउट कैश, और जो डाइनर क्लब का क्रेडिट कार्ड था वो कस्टमर को क्या करता था, बिना बिल पे की, मतलब पे द रेस्टोरेंट बिल बिना कैश के वो बिल आप पे कर सकते थे। तो कस्टमर को क्या करता था, अलाउ करता था, प्रोहिबिट या फॉरबिट रोकता था नहीं, बिना कैश के पेमेंट करने के लिए उन्हें अलाउ करता था, इंजॉय नहीं अलाउ करता था। एक एक वर्ड भर के भी देख लो ना। अमेरिकन एक्सप्रेस की अब एंट्री होने वाली है। तो अमेरिकन एक्सप्रेस ने क्या किया, अपना पहला क्रेडिट कार्ड 1958 में क्या किया,
सेंसर किया, पब्लिश किया नहीं, बुक है क्या पब्लिश करेंगे, सप्रेस किया, दबाया नहीं, इशू किया, जारी किया अपना पहला क्रेडिट कार्ड। वाइल द बैंक ऑफ अमेरिका इंट्रोड्यूस द बैंक अमेरिका कार्ड नाउ वीज़ा, जिसे अब वीज़ा बोलते हैं, वो बैंक अमेरिका कार्ड ने इंट्रोड्यूस किया था 1958 में। वीज़ा नाउ नोन एज वीज़ा इंटरनेशनल सर्विसेज एसोसिएशन इज एक्सेप्टेड इन ओवर 150 कंट्रीज, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट, यानी वन ऑफ द मोस्ट, अभी वीज़ा 150 से भी ज़्यादा देशों में एक्सेप्ट किया जाता है। यानी अब वीज़ा क्या हो चुका है, पूरी दुनिया में इसकी ख्याति हो चुकी है, विश्वविख्यात हो चुका है। मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सल क्रेडिट कार्ड, पूरी दुनिया में चलने वाला क्रेडिट कार्ड अभी बन चुका है, 150 देशों में इसे एक्सेप्ट किया जाता है। इन टाइटल अमेच्योर सॉलिडिफाई नहीं, यूनिवर्सल बन चुका है। एक एक वर्ड भर के आप सिंपली मीनिंग समझ सकते हो। तो बस इसी के साथ मॉक एनालिसिस ख़त्म होता है इंग्लिश का। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उधर हम डेली टारगेट ग्रुप में मॉक देते रहते हैं, एंड नॉर्मल जो अपना चैनल है उधर भी मॉक आता रहता है। तो अगेन एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। दिस इज़ योर साहिल साइनिंग ऑफ।